नमस्ते दोस्तों। और आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त अमन शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट में या फिर रियल स्टेट में अपने लिए एंड यूज ढूंढने के लिए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर इसी तरीके के हेल्पफुल वीडियोस आप रेगुलर अपडेटफुली चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आपको हर वीडियोस का अपडेट सबसे पहले मिले। तो जैसा कि आपने वीडियो के इंट्रो में देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं 5 इंपॉर्टेंट टिप्स बिफोर इन्वेस्टिंग इन रियल स्टेट। तो बेसिकली आज मैं आपको वो टिप्स बताने जाऊंगा जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और ये टिप्स किसी भी मेन एग्जैक्ट सिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये टिप्स वैलिड है ऑल ओवर इंडिया के रियल स्टेट के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारी इस वीडियो का मेन लोगो है 5 इंपॉर्टेंट टिप्स बिफोर इन्वेस्टिंग इन रियल स्टेट। तो ऑब्वियसली ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी होने वाली है क्योंकि मैं इसमें आपको हर एक टिप्स को बहुत ब्रीफ में समझाने वाला हूँ, उसके नुकसान और उसके फायदे एग्जाम्पल्स के साथ समझाने वाला हूँ। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा और डेफिनेटली जब आप इस वीडियो को एंड तक देख लेंगे तो आप एक बहुत ही समझदार इन्वेस्टर बन के निकलेंगे। ये मेरी अश्योरेंस है, ये मेरी गारंटी है। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों। तो आज की हमारी सबसे पहली टिप रहने वाली है लोकेशन। लोकेशन इज द मेन की। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है और सबसे मेन टिप भी है रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट में, या फिर आप अपने लिए अगर कुछ एंड यूज देख रहे हैं तो उसके लिए भी लोकेशन सबसे ज्यादा मैटर करती है रियल स्टेट के अंदर। अब आपको लोकेशन कैसे देखनी है और किस तरीके से आपको ये चीज कंफर्म करनी है कि लोकेशन कौन सी अच्छी है और कौन सी अच्छी नहीं है। तो सबसे पहले आते हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कौन सी लोकेशन आपके लिए अच्छी है और कौन सी लोकेशन आपके लिए अच्छी नहीं है। तो सबसे पहले जो चीज हमें देखनी है, अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या फिर हमने कोई भी प्रोजेक्ट अपने लिए फाइनलाइज कर लिया है और हम उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो हमें उस लोकेशन की सराउंडिंग्स को देखना है कि उस सराउंडिंग्स में कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट है या डेवलपमेंट होने वाली है, क्योंकि ये फैक्टर सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन देगा आपकी प्रॉपर्टी को। अगर आसपास की सराउंडिंग्स में आने वाले टाइम पे, अभी करंट में देखें तो कोई डेवलपमेंट नहीं है, बट आने वाले टाइम पे गवर्नमेंट ने वहाँ पे अपने बहुत सारे चीज़ों को लॉन्च करना है, वहाँ पे एनएचआई के अप्रूवल्स हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट अपनी कोई गवर्नमेंट बॉडी लेकर आ रही है या फिर कोई नया हाईवे निकाल रही है, अपकमिंग रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कोई भी ऐसी डेवलपमेंट जो गवर्नमेंट करने जा रही है उस लोकेशन की सराउंडिंग्स में, तो वो आपकी प्रॉपर्टी को आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा बूस्ट देगी, जिससे आपके इन्वेस्टमेंट को एप्रिसिएशन मिलेगा आने वाले टाइम पे। और कौन सी लोकेशन ठीक नहीं है ये भी मैं आपको बता देता हूँ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू। अगर आप किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहाँ पे डेवलपमेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो दोस्तों जहाँ पर डेवलपमेंट ऑलरेडी हो रखी है और बहुत ज़्यादा एरिया डेवलप्ड है, तो वहाँ पे आपको प्राइस भी बहुत डिफरेंट देखने को मिलेगा। और अगर जिस जगह पे डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, प्राइस ऑलरेडी वहाँ का एक एप्रिशिएटेड रेट्स पर पहुंच चुका है प्राइस वहां पर, और चीजें भी डेवलप्ड हो चुकी हैं, तो उसमें आपको एप्रिसिएशन ऑब्वियसली देखने को कम मिलेगा, क्योंकि प्राइस एप्रिशिएट करने के लिए कोई पॉइंट ही वैलिड नहीं होगा उस लोकेशन पर। जब कोई चीज लॉन्च ही नहीं होगी, जब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वहां का डेवलप्ड ही नहीं होगा, तो प्राइस भी वहां पे एप्रिशिएट नहीं करेगा। उस लोकेशन का प्राइस स्टेबल हो जाएगा, जिस प्राइस पे वो प्रॉपर्टी होगी उसी प्राइस पे वो प्रॉपर्टी आने वाले बहुत सालों तक रहने वाली है। सेल्फ यूजर्स के लिए ये चीज ठीक है, वो इस चीज पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि सेल्फ यूजर्स को मेनली अपनी कनेक्टिविटी ज्यादा देखनी होती है कि उनको ऑफिस पास है या नहीं, उनको इन्वेस्टमेंट से एप्रिसिएशन से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, फिर भी मैं लोगों को बोलूंगा, चाहे वो एंड यूज करे या इन्वेस्टमेंट करे, अपने घर की बढ़ती हुई कीमत देखना ऑब्वियसली सबको ही अच्छा लगता है। तो ये लोकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पर सबसे ज़्यादा डेवलप्ड हो रहा है। आज की डेट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी लोकेशंस में मेनली हम देख रहे हैं मानसून के टाइम पर लोकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप्ड है, बट वहाँ पे पानी भर जाता है। और वहीं पर कुछ लोकेशंस ऐसी भी हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे डिज़ाइन किया गया है,
जहाँ पर ड्रेनेज का इश्यू ही नहीं आ रहा है, पानी वहाँ पर जमा ही नहीं हो रहा है। तो ऐसी भी बहुत सारी लोकेशंस हैं, तो वो आपको देखना होगा कि जिस सिटी में आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं कि उसकी लोकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से है, आसपास में कनेक्टिविटी में कमर्शियल मॉल, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स कितने ज़्यादा क्लोज रेंज में है। जितने ज़्यादा क्लोज रेंज में होंगे उतना ज़्यादा प्रॉपर्टी आपके लिए वो बेटर रहने वाली है। उसके बाद लोकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये भी है कि अगर किसी प्रोजेक्ट की बहुत ज़्यादा अच्छी लोकेशन है, फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोजेक्ट दो सिटीज के बॉर्डर में पड़ता है, जैसे कि हम दिल्ली गुड़गांव की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर पर कोई प्रोजेक्ट सिचुएटेड है, तो जब लोकेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी है तो वहां पर एक बार को हम ब्रांड के साथ भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोकेशन बहुत प्राइम है बट बिल्डर अच्छा नहीं है, बिल्डर मतलब ऐसा नहीं है बिल्कुल ही बेकार बिल्डर है, बट इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, तो वहां पर भी आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। क्योंकि जब लोकेशन बहुत ज्यादा प्राइम होती है तो वहां पर बिल्डर का भी इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि लोकेशन इज द मेन की जो प्रॉपर्टी को अप्रिशिएट करती है। बिल्डर की वैल्यू से इतना फर्क नहीं पड़ेगा उस टाइम पर, तो ये भी चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो मेरे को लगता है एक की पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड टिप की तरफ। तो अब हम बात करेंगे अपनी सेकंड टिप की, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, जिसका नाम है प्राइस एनालिसिस। तो इस टिप को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि जो लोग इस चीज को ध्यान नहीं रखते हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम आती है। तो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो प्रॉपर्टी रियल स्टेट को लेकर आज के टाइम पे बहुत ज्यादा नेगेटिव है कि यार ये तो रेट बढ़ेगा ही नहीं, इस प्रॉपर्टी का तो रेट कम होएगा, ये प्रॉपर्टी का तो अब देखना आप इसके रेट गिरेंगे। तो बहुत सारे लोग ये वाली चीजें बोलते हैं, आपने बहुत लोगों के मुंह से बात सुनी होगी, वो खुद तो नेगेटिव होते ही हैं और अपने साथ साथ 10 लोगों को और नेगेटिव कर देते हैं। तो उनके साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर हम किसी भी लोकेशन की बात कर लें, फॉर एग्जांपल किसी भी सेक्टर की, एक पर्टिकुलर सेक्टर की बात करें, तो वहां पर आप आज के डेट में कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हो और अगर आप उसका प्राइस एनालिसिस ढंग से नहीं करते हो तो आप एक हायर रेट पे प्रॉपर्टी खरीद लेते हो। फॉर एग्जांपल किसी एक लोकेशन पर प्राइस है 12,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का, फॉर एग्जांपल वहां पे 2 करोड़ रुपए में 3 BHK मिलता है और आपने उसी लोकेशन पे 2.5 करोड़ रुपए में 3 BHK खरीद लिया, क्योंकि आपने प्राइस एनालिसिस अच्छे से नहीं करी उस लोकेशन की। तो उस लोकेशन का तो प्राइस 2 करोड़ रुपए ही है, बट आपने वो प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ में खरीदी और आपके खरीदने के बाद आपने 6 महीने बाद 7 महीने बाद आप देख रहे हैं कि वहां पे लोग अभी भी 2 करोड़ 2.25 करोड़ में प्रॉपर्टी ले रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि प्रॉपर्टी का प्राइस कम हो गया, प्रॉपर्टी के प्राइस गिर गए, जो कि ऐसा नहीं होता। ये सबसे बड़ी मिसलीडिंग है, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों के अंदर। बट मैं आपको एक चीज आज समझा देता हूं कि अगर हम पूरी पुरानी हिस्ट्री भी उठा लें किसी भी सिटी की, किसी भी गांव की, किसी भी जगह की, ऑल ओवर इंडिया किसी भी रियल स्टेट की, तो किसी भी प्रॉपर्टी का प्राइस कभी भी कम नहीं होता है, बल्कि वो हमेशा बढ़ता ही है, कम नहीं होता। ये चीज हेंस प्रूव्ड है। आप कोई भी एग्जांपल मेरे सामने लाके रख दीजिएगा, मैं उसको प्रूव करके दिखा दूंगा कि प्रॉपर्टी का रेट कभी भी कम नहीं होता। वो सिर्फ लोगों की गलती होती है कि वो हायर रेट पे खरीद लेते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम प्राइस एनालिसिस करेंगे। और वो कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूं, बहुत ही इजी चीज है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी शहर के अंदर एक एग्जैक्ट लोकेशन के अंदर प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो उस लोकेशन के सराउंडिंग्स के 5 किलोमीटर को आप ले लीजिए और उस 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर कोई भी 5 प्रोजेक्ट या फिर कोई भी 10 प्रोजेक्ट आप उठा लीजिए। और जब आप प्रोजेक्ट के साथ एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि प्रोजेक्ट की सेगमेंट भी सेम होना चाहिए। अगर आप लग्जरी सेगमेंट में प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो आपको जो जिस प्रोजेक्ट से आप कंपैरिजन करेंगे तो वो भी लग्जरी ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लग्जरी प्रोजेक्ट देख रहे हैं और उसका कंपैरिजन कर रहे हैं किसी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट से या फिर किसी कॉम्पैक्ट प्रीमियम प्रोजेक्ट से। तो आपको सेम सेगमेंट के प्रोजेक्ट उठा लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं गुड़गांव में रियल एस्टेट की वर्किंग करता हूं, तो मैं आपको गुड़गांव के एक एग्जाम्पल दे देता हूं जिससे कि आपको इजी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। तो गुड़गांव के अंदर एक लोकेशन है द्वारका एक्सप्रेसवे, जो कि पूरा 18 किलोमीटर लॉन्ग है गुड़गांव के अंदर। तो अगर हम उसकी बात करें तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे लग्जरी सेगमेंट के अंदर अलग अलग प्राइसिंग है। स्टार्टिंग हो जाती है 13-14 हजार रुपए से, कुछ प्रोजेक्ट 15-16 हजार रुपए के भी हैं, कुछ 17-18 हजार रुपए के भी हैं, कुछ 20 से 22 के भी हैं, कुछ 25 हजार रुपए के भी हैं, कुछ 30 हजार रुपए के भी हैं और कुछ 35 हजार रुपए के भी हैं। तो हमें एक ही लोकेशन पर इतने सारे प्राइस डिफ्रेंशिएशन मिल गया है, इतने सारे अलग अलग प्राइस मिल गए, तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस प्राइस में एंटर करना है, किस प्राइस में एंटर नहीं करना। तो मैं बहुत ही शॉर्ट में रख के आपको समझा देता हूँ। ऑब्वियसली जो
13-14 हज़ार रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं तो वो बहुत ही ज्यादा लो रहने वाले हैं। ऑब्वियसली वो इतनी ज्यादा लग्जरी, इतनी ज्यादा अच्छी डेंसिटी आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे प्रोजेक्ट्स के अंदर। बट ऑन द अदर हैंड अगर कोई 35,000 रुपए का प्रोजेक्ट बिक रहा है या 30,000 रुपए का प्रोजेक्ट बिक रहा है तो ऑब्वियसली उसके अंदर कोई ऐसी बात होगी, 100% वो बहुत ज्यादा लग्जरी होगा, या फिर बिल्डर बहुत बड़ा होगा, लैंड एरिया बहुत बड़ा होगा, डेवलपमेंट बहुत बड़ी होगी, तभी वो उतना ज्यादा प्राइस डिमांड कर रहे हैं। बट हमें क्या करना है, हमें पकड़ना है इसके बीच का प्राइस। अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर हम एंड यूज भी कर रहे हैं तो हमें हमेशा एक मिड सेगमेंट का प्राइस पकड़ना है। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे 15-16 हज़ार रुपए के रेट पे फोकस करना है। अगर आप 2-3 साल बाद, 4 साल बाद एक अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो इस तरीके से हमें हमारी प्रॉपर्टी के रियल एस्टेट के रिगार्डिंग प्राइस एनालिसिस करनी है, जो कि एक बहुत ही बेटर ऑप्शन है। कल को आपकी प्रॉपर्टी आप नहीं जाते, नेगेटिव ना जाने के लिए, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए प्राइस एनालिसिस पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा हमारी तीसरी टिप के साथ, जिसका नाम है ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। अब आप बोल रहे होंगे यार ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। तो मैं आपको इस टिप में इसके नुकसान और इसके फायदे दोनों बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि इसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, उसका भी अलग वे है। ऐसा नहीं है कॉन्फिडेंस का मतलब है कि आप घर से निकल के कॉन्फिडेंट है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस में रह रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस किस तरीके से रहना है और किस पे ट्रस्ट करना है, ये सारी चीजें मैं आपको इस टिप के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम आते हैं ट्रस्ट वाले चैलेंज पर। तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या होता है, एक सिनेरियो के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक क्लाइंट है, उसने एक प्रॉपर्टी देखी, एक के साथ साथ उसने दो तीन देखी। आजकल तो मोस्टली लोग घर से निकलने से पहले ऑनलाइन भी इतनी ज्यादा रिसर्च कर लेते हैं, यूट्यूब पे, बहुत सारे वेबसाइट्स पे, हर जगह प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। अपने दिमाग में 5-6 चीजें डाल लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट भी अच्छा है, ये प्रोजेक्ट भी अच्छा है, ये प्रोजेक्ट भी अच्छा है। वो देखते हैं, वो सारी चीजें करते हैं, R&D करते हैं। उसके बाद वो करते हैं कंसल्टेंट से बात, हमारे जैसे लोगों से, जो कंसल्टेंट्स हैं, जो सेल्समैन हैं, जो बेच रहे हैं चीजों को। और सबसे दिक्कत वाली चीज ये है कि वो किसी एक कंसल्टेंट से बात नहीं करते। ऑलमोस्ट एक से बात करिए, उसके बाद दूसरे से, तीसरे से, चार से। तो एक क्लाइंट ऑलमोस्ट 10 से 12-15 लोगों के टच में रहता है। और उस चीज से प्रॉब्लम क्या आती है, फॉर एग्जाम्पल आपका माइंड बिल्कुल मेकअप हो चुका है, आपको एक प्रॉपर्टी लेनी है, आपने किसी बंदे को कॉल करा, उससे आपने बात करी, उसने और भी अच्छी चीजें बताई उसके बारे में, जो नॉलेज आपको नहीं थी वो नॉलेज भी दी, प्राइस के लिए भी उसने वर्किंग करी। ऑन द अदर हैंड आप एकदम हैप्पी हो गया, आपने डिसाइडेड कर लिया कि हाँ मुझे प्रॉपर्टी लेना है, दूसरे बंदे को कॉल करा। ऑब्वियसली जब आप दूसरे बंदे से बात करेंगे तो पहले वाले बंदे की और दूसरे वाले इंसान की बातें सेम नहीं रहने वाली, उसकी बातें अलग होंगी। वो उस प्रोजेक्ट को कुछ घटिया चीजें बोलेगा उस प्रोजेक्ट के बारे में, और दूसरा प्रोजेक्ट आपको अच्छा बोलेगा। तो फिर आपका माइंड मेकअप होगा कि यार दूसरा प्रोजेक्ट भी अच्छा लग रहा है, इसको भी कंसीडर कर लेते हैं। फिर ऑन द अदर हैंड आपके पास दोबारा से तीसरा फोन आता है, चौथा, पांचवा, छठा। इस तरीके से इन द एंड जो चीज आप डिसाइड कर चुके थे, अब आप उस चीज के लिए बिल्कुल नेगेटिव हो चुके हो, और आपके दिमाग में 5 से 6 प्रोजेक्ट ऐसे आ गए हैं जो लोगों ने आपके दिमाग के अंदर चीजें डाल दी हैं। और हर एक इंसान से जिससे आपने बात करी थी, उस हर एक इंसान ने एक एक बात, अलग अलग बातें आपके दिमाग के अंदर डाल दी, और अब आप हो चुके हो कंफ्यूज। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आप प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत लोग हैं, मैं खुद पर्सनली ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो इस सिनेरियो से गुजरे हैं, और आज की डेट में वो प्रॉपर्टी ले ही नहीं पा रहे क्योंकि वो इतने ज्यादा कंफ्यूज हो गए, उन्होंने इतना ज्यादा टाइम लगा दिया। अब जो प्रॉपर्टी उस टाइम पे उनको 1 करोड़ रुपए की मिल रही थी, आज वो प्रॉपर्टी 3 करोड़ की है। अगर हम उनसे बोलते भी हैं कि सर ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है तो आपने ये चीज मिस कर दी, तो ऑब्वियसली इंसान के अंदर ईगो होती है, सबके अंदर होती है। मैं भी अगर कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लूज कर दूंगा और 2 साल बाद में उसको देखूंगा तो मुझे अंदर ही अंदर फील होगा कि शेट यार ये मैंने अपॉर्चुनिटी लूज कर दी। बट ऑब्वियसली मैं अपने चेहरे पे वो चीज नहीं आने दूंगा, मैं लोगों को वो चीज पता नहीं चलने दूंगा। तो लोग यही बोलते हैं कि ठीक है यार, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, किस्मत में होता तो मिल जाता। बट ऐसा नहीं होता, किस्मत भी उन्हीं लोगों का साथ देती है जो किस्मत पाना चाहते हैं, जो उसके लिए वर्किंग करते हैं, मेहनत करते हैं। तो इस चीज से बचने का सबसे सिंपल उपाय ये है कि आप अपना सर्कल छोटा कीजिए। बहुत सारे लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोगों से बात करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, चीजें नहीं ले पाएंगे। उससे बेटर होगा मैक्सिमम 1-2 या मैक्स टू मैक्स 3 लोगों से आप बात कीजिए, ट्रस्ट बनाइए, ट्रस्ट बिल्डअप कीजिए, उनसे मिलिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, उनको जानिए।
आपको ऑटोमेटिकली ट्रस्ट स्पेंड होगा उन तीनों में से जो भी आपको लगता है कि हाँ ये सबसे ट्रस्टवर्दी है, आपको लग गया एक बार कि हाँ ये ट्रस्टवर्दी है, तो उन दोनों को भी छोड़ दीजिए, सिंगल आदमी के साथ रहिए और उससे अपना रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए। और मैं 100% श्योर हूं कि वो जो आदमी जिस पे आप इतना ज्यादा भरोसा दिखाएंगे तो वो भी आपका भरोसा ब्रेक नहीं करेगा, वो भी आपके लिए सोचेगा और 100% श्योर आपको एक अच्छी डील ला के देगा। और अब यहां पर काम आएगा आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस सिर्फ एक टाइम ऑफ एक्शन है। आपको कोई चीज ट्रस्टवर्दी आपके बंदे ने लाके दी, आपको वो चीज समझ में आई, तो एट अ टाइम उस पर एक्शन लीजिए फुल कॉन्फिडेंस के साथ। एक दो चीजें भी दिमाग में नेगेटिव आई या आपने अपना कॉन्फिडेंस डाउन किया तो वो टाइम लूज हो जाएगा। हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी लूज ना हो, बट वो टाइम लूज हो जाएगा। अपना माइंड मेकअप करने के लिए टाइम लेंगे, एक महीना ले लेंगे, 2 महीना ले लेंगे, तो ऑब्वियसली आज के डेट में कुछ सिटीज ऐसे हैं इंडिया के अंदर जहां पर एक महीने के अंदर प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 से 15 लाख रुपए बढ़ जाती है। और जब वो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो आपकी ईगो क्लैश हो जाएगी उसके बीच में, और आप उस 15 लाख रुपए ऊपर की चीज को नहीं करेंगे। जहां की ये भी है कि अगर आप उस 15 लाख रुपए ऊपर चीज खरीद लोगे तो हो सकता है एक साल बाद वो 15 लाख रुपए भी जस्टिफाइड हो जाए, बट आपके अंदर ये चीज रहेगी यार 15 लाख रुपए बढ़ गए, अब तो मैं ये प्रॉपर्टी नहीं खरीदूंगा। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन, आपने फिर से एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। तो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस दोनों को एक साथ लाइए। ट्रस्ट के लिए आप अपने लिए सिर्फ एक बंदे को चूज कर लीजिए एक प्रॉपर्टी के लिए। ऐसा नहीं दूसरी प्रॉपर्टी के लिए जब आप एक दो साल बाद प्रॉपर्टी ले रहे हो तो आप चेंज कर सकते हैं, बट अगर आपको लग रहा है कि हाँ, क्योंकि जहाँ पे रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है वहां पर आपका स्ट्रेस भी कम हो जाता है और आपकी इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाती है, चीजें आपके लिए बहुत स्मूथ हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग स्मूथ हो जाती है, सब कुछ बहुत ईजी लगने लगता है। बट जब हम बहुत सारे लोगों से देखो, अब मैं इसके लिए आपको एक और छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आज आप गाड़ी भी लेने जाते हो, प्रॉपर्टी तो फिर भी बहुत बड़ी बात है, करोड़ों की बात करते हैं, हम लाखों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको आज 8-9 लाख रुपए का आपका प्राइस है, बजट है, आपको 8-9 लाख रुपए की कार लेनी है, तो आपने ऑनलाइन देख लिया, आपने अपने लिए एक गाड़ी सेलेक्ट कर ली जो कि बहुत नॉर्मली सेलेक्ट हो जाती है। बट मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ कि अगर आपने अपने लिए एक गाड़ी चूज करी है और आप उसको लेने जा रहे हैं, तो सेम डे आप सुबह विजिट कीजिएगा मारुति के शोरूम में। आपने गाड़ी चूज कर ली, पसंद आ गई, आप फाइनल करने वाले हो, 2 दिन बाद आप फाइनल करने वाले हो, बट मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ कि उसी दिन, उसी के 1 घंटे बाद आप हुंडई के शोरूम में जाइएगा, और मैं आपके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं मेरे, आपको उस प्राइस सेगमेंट में हुंडई के अंदर भी कोई ना कोई गाड़ी जरूर पसंद आएगी। उसी के बाद आप उसी 1 घंटे बाद महिंद्रा के शोरूम में विजिट कीजिएगा, तो आप एक ही दिन के अंदर 5 से 6 शोरूम विजिट कीजिएगा सेम सेगमेंट में, आपको हर एक शोरूम के अंदर एक बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट कार सेल्समैन पिच करेगा। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आप गाड़ी भी नहीं ले पाएंगे। ऑब्वियसली आप कंफ्यूज हो चुके हैं और अब आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा गाड़ी खरीद पाना। आप बैठे बैठे कंफ्यूज होते रहेंगे या फिर वेट करेंगे कि अब कोई नई गाड़ी आएंगी तो हम लेंगे, और हो सकता है जो सबसे पहले आपने चूज करी थी गाड़ी वो सेगमेंट की सबसे किलर कार हो, उसका कोई कंपटीशन ही ना हो, बट आपने वो कार छोड़ दी सिर्फ इसी वजह से क्योंकि आपको बहुत ज्यादा R&D करनी थी, आपको बहुत ज्यादा लोगों से टच में आना था, आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करना था। और अब आप एक्सप्लोर करने के बाद अब आप गाड़ी नहीं लोगे, अब आप वेट करोगे कि कोई नई कार आएगी तब हम उसको खरीदेंगे, और आप उसको ले लोगे और फिर आप रिग्रेट करोगे कि काश यार मैंने वो वाली गाड़ी ले ली होती। तो इस तरीके से ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस काम करता है। ऑब्वियसली बहुत लंबा हो गया बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ये सबसे ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है। तो अब हम बात करेंगे हमारी फोर्थ इंपॉर्टेंट टिप्स टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, तो जिसका नाम रहने वाला है प्रॉपर्टी टाइप एंड पर्पस। तो किसी भी इन्वेस्टर या फिर एंड यूजर को रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या फिर एंड यूज करने से पहले जो चीजें क्लियर होनी चाहिए वो मैं उसको बता देता हूं। वो आपको पहले से ही उन चीजों पे क्लियर रहना है, अदरवाइज अगर आप क्लियर नहीं रहे तो आप घूमते रह जाओगे, बट जो चीज आपको चाहिए वो चीज आपको मिलेगी ही नहीं। सबसे पहले बजट सेगमेंट आपका डिसाइडेड रहना चाहिए, आपको कंफर्म रहना चाहिए कि आप कहां तक एक्सक्लूड कर सकते हो अपने बजट को, वो लिमिट आपको खुद को भी पता रहनी चाहिए, और जिसके थ्रू आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं उसको भी ये चीज कंफर्म कर देनी चाहिए ऑन अ वेरी फर्स्ट डे। अदरवाइज अगर उसको नहीं, अगर आपने उसको बताया कि आपका 2 करोड़ तक का बजट है फॉर एग्जाम्पल, और ऑन द अदर हैंड आप एक्सक्लूड करके 2.5 तक भी जा सकते हो, बट आपने अपने सामने वाले सेल्स पर्सन को ये बात नहीं बताई है, आपने अपने कंसल्टेंट को ये बात नहीं बताई है, तो वो आपको 2 करोड़ तक के ही प्रोजेक्ट सिखाता रह जाएगा, और 2 करोड़ में जो चीज आप चाहते हो, जो आपका एम है, जो आपका
रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है, और 2.5 करोड़ में जहां तक है पॉसिबिलिटीज है कि वो हो जाएगा, बट वो कंसल्टेंट आपको शो नहीं कर रहा है क्योंकि आपने बजट सेगमेंट में उसको ऑलरेडी होल्ड कर दिया है। तो यहाँ पर भी चैलेंज आपके साथ आता है। दूसरा, आपको पता रहना चाहिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है। इन्वेस्टमेंट में लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत अलग अलग होता है। कुछ लोग चाहते हैं कि वो आज पैसा लगाए, 2 साल बाद प्रॉपर्टी बेच दें तो उनको उस पैसे पे एक अच्छा खासा एप्रिसिएशन मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल 60 लाख रुपए लगाए तो 1 साल बाद उनको 1 करोड़ रुपए मिल जाए, ऐसा भी होता है। तो ये चीजें डिसाइडेड रहनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, तो वो एज अ लाइफ टाइम पेंशन देख रहे हैं, या फिर जो लोग काम नहीं करना चाहते चाहते हैं कि उनको रेंटल मिलता रहेगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट उन्होंने मार्केट में लगा दिया, वहां से उनको हर मंथली रेंटल मिलता रहे। तो इन सब चीजों के लिए हमें एज अ कंसल्टेंट अलग अलग प्रॉपर्टीज कैटेगराइज करनी होती है, जिससे कि आपके लिए भी इजी रहता है और सामने वाले आदमी के लिए भी इजी रहता है, और आपको बहुत जगह भी नहीं देखनी पड़ेगी। आप हार्डली 3 से 4 विजिट में अपने लिए चीज क्लोज कर सकते हैं। तो इन चीजों पे बिल्कुल श्योर रहिए। आपको अपना इन्वेस्टमेंट का पर्पस पता रहना चाहिए कि वो ट्रेडिंग है या फिर वो प्योर इन्वेस्टमेंट है या फिर वो एंड यूज है। आपको लोकेशन क्लियर रहनी चाहिए कि आपको कौन सी लोकेशन पर जाना है, ताकि सामने वाला बंदा भी आपको उसी पर्टिकुलर लोकेशन पर ही चीजें बताए, क्योंकि आपकी लोकेशन आपको कुछ और चाहिए बट आप घूम पूरा गुड़गांव रहे हो, एंड एट द लास्ट आप फिर आप डिसाइड करते हो कि नहीं यार मुझे तो इसी लोकेशन पे चाहिए। तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा अगर आप अपने पर्पस को लेकर क्लियर रहते हैं, अपने प्रॉपर्टी टाइप को लेकर क्लियर रहते हैं कि हमें क्या करना है। तो अब हम चलेंगे अपनी लास्ट टिप की ओर, लास्ट एंड द फाइनल टिप एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टिप। तो अब हम बात कर लेते हैं अपनी फिफ्थ टिप की, जो कि है अंडरस्टैंड द मार्केट। कुछ भी पैसा लगाने से पहले मार्केट को समझना ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अंडरस्टैंड द मार्केट वाला पॉइंट किस तरीके से काम करता है और इसके अंदर हमें किन चीजों का ध्यान रहना चाहिए, तो वो मैं आपको इस पॉइंट के अंदर ब्रीफ करूंगा। सबसे पहला आ जाते हैं, जैसे कि कोई भी इंसान अपने लिए कोई प्रॉपर्टी प्लान कर रहा है और उसका बजट 2 करोड़ रुपए का है, बट उसको प्रॉपर्टी चाहिए बहुत ही प्रीमियम लोकेशन पे, बहुत ही बेटर कनेक्टिविटी के साथ एक पोर्श एरिया के अंदर। तो उसको ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि अगर उसको ये वाली लोकेशन चाहिए तो या तो उसको उस बजट को बढ़ाना होगा, ऑब्वियसली 3 से 4 करोड़ करना पड़ेगा, जहां पर वहां पे मिनिमम प्राइस ही 3 करोड़ का है। अदरवाइज उसको वो लोकेशन कॉम्प्रोमाइज करके उसकी कोई ऑल्टरनेट लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी। आपको इन दोनों चीजों में से कोई ना कोई एक चीज कॉम्प्रोमाइज करनी ही पड़ेगी। और एक और चीज अपनी तरफ से ऐड कर देता हूं, रियल स्टेट इज ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइज। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि जो आप घर से सोचकर निकले हो वही एज इट इज चीज आपको मिलेगी। या तो आपको अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा या फिर वो चीज कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी, लोकेशन कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज क्या होता है कि लोग 2 करोड़ रुपए लेके ऐसी जगह पे बैठे रहते हैं कि जहां पर प्रॉपर्टी का प्राइस 4 करोड़ चल रहा है, और वहां की लोकेशन को सर्च करते रहते हैं कि यार काश यहाँ पर कोई चीज मिल जाए, काश यहाँ पर कोई चीज मिल जाए, प्राइस गिर जाए, कोई घटिया कंस्ट्रक्शन हो, कोई सस्ता बिल्डर हो, कोई ऐसा कुछ आए तो हमें इस लोकेशन पे, पर वो चीज कभी आती नहीं है। और उस टाइम पे जो उनको 2 करोड़ रुपए में चीज मिल रही होती है वो भी इतना टाइम लगाने के बाद 3 करोड़ रुपए की हो जाती है। तो मार्केट को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक और फैक्टर आता है एज ए इन्वेस्टर, अगर आप इन्वेस्टर हैं, कि आपको उस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि यहाँ पर इंटरनल एप्रिसिएशन कितना है और एक्सटर्नल एप्रिसिएशन कितना है। ये भी अंडरस्टैंड द मार्केट के अंदर आता है, और ये किस तरीके से वर्क करता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बिल्डर के साथ किसी टाउनशिप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हाई राइज रेजिडेंशियल है, वहां पे 6 टावर है। आपने सबसे पहले, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सबसे पहले इन्वेस्ट करा उन 3 टावरों में, बिल्डर ने 3 ही टावर लॉन्च करे, और आपको पता है कि आने वाले टाइम पे 1 साल बाद वो इसी लोकेशन पे 3 टावर और लॉन्च करने वाला है। और ऑब्वियसली जो उसने 1 साल पहले जिस रेट पे लॉन्च करा था, जिस रेट पर आप प्रॉपर्टी ले चुके हो टाइमिंग के साथ, अब 1 साल बाद वो जो बाकी के टावर्स लॉन्च होने वाले हैं वो सेम प्राइस पे नहीं लॉन्च होंगे। ऑब्वियसली आपने 1 करोड़ पे खरीदे हैं, वो टावर्स 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के रेट पे लॉन्च होंगे। तो यहां पर आपको मिला इंटरनल एप्रिसिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद एक्सटर्नल एप्रिसिएशन जो होता है, इंटरनल एप्रिसिएशन तो आपको मिल ही गया, अब उसके सराउंडिंग्स में गवर्नमेंट अथॉरिटी ने क्या डेवलपमेंट करा है, क्या क्या नई चीजें वहां पर आने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, वहां का हाईवे स्प्रेड होने वाला है, 90 मीटर का रोड था वो 150 मीटर का रोड होने वाला है।
तो बेटर कनेक्टिविटी होने वाली है, तो वो भी आपकी एप्रिसिएशन को बूस्ट देगा, आपकी टाउनशिप को बूस्ट देगा और आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगी। तो ये चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। और उसके बाद रेरा, ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा उसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसी जगह पे पैसा लगाइए जो रेरा रिसीव प्रोजेक्ट है, जिसको रेरा का लाइसेंस मिला हुआ है। अदरवाइज आपका पैसा स्टक होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जो कि मार्केट में आजकल बहुत होता भी है। तो लीगली भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझिए। रेरा जहाँ पर रिसीव्ड हो चुका है, सब कुछ अप्रूव्ड हो चुका है, उसी जगह पे पैसा लगाइए। अगर एक ही लैंड पर बहुत सारे जेवीज हैं, 2-3 अलग अलग बिल्डर्स चीज़ें कंबाइन करके कर रहे हैं, तो मैं आपको ये भी बोलूँगा कि उस जगह को भी अवॉइड कीजिए। सिंगल पार्टनर के साथ जहाँ पे इंडिविजुअल चीज़ें हो रही हैं, सिर्फ वहीं पे जाइए, इन चीज़ों में मत पड़िए, आपका पैसा स्टक होने के चांसेस हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपको सच में, जो कि ऑब्वियसली ये आपको बहुत बड़ी हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है, आपकी इन्वेस्टमेंट आप आगे से बहुत सारी चीज़ें समझदार बनकर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपको अपनी स्क्रीन के नीचे नंबर दिख ही रहा होगा। अगर आपको कोई भी कंसल्टेशन चाहिए, या फिर आप गुड़गांव के अंदर, दिल्ली के अंदर, इवन ऑल ओवर इंडिया के अंदर कुछ भी प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं और आपको एक अच्छी गाइडेंस चाहिए, तो आप इस नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ज़रूर आपकी 100% जितनी हेल्प हो पाएगी उतनी हेल्प करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। धन्यवाद।